कोलकाता रेप मर्डर केस पीड़ित की डायरी के पेज गायब। दिल्ली में सड़क पर मरीजों का इलाज करेंगे डॉक्टर। आज हड़ताल का 8वां दिन। कोलकाता रेप मर्डर केस पीड़िता की फोटो सोशल मीडिया से हटाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को सुनवाई। पीड़िता की तस्वीरें और नाम और अन्य पहचान से जुड़े विवरण न करें प्रसारित। भारत दौरे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम पीएम मोदी के साथ करेंगे बैठक। मलेशिया भारत की द्विपक्षीय वार्ता में अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई आज थामेंगे भाजपा का दामन। 3 विधायकों के साथ दिल्ली में डाला डेरा। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से झामुमो नेतृत्व पर बोला हमला। सावरकर मानहानि केस में आज होगी सुनवाई। राहुल गांधी की आज पुणे कोर्ट में पेशी। सावरकर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। यूपी सहित 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा में 6 लोगों की बिजली गिरने से मौत। हिमालय में येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप सभी दर्शकों को के न्यूज इंडिया परिवार की ओर से रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां आज रेजिडेंट डॉक्टर चलाएंगे मुफ्त ओपीडी। खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर आज रेजिडेंट डॉक्टर्स मुफ्त ओपीडी चलाएंगे। एम्स और दिल्ली के अन्य अस्पतालों में मुफ्त ओपीडी चलाई जाएगी। निर्माण भवन में डॉक्टर आज चलाएंगे मुफ्त ओपीडी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने मुफ्त ओपीडी की सेवाएं देंगे। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन एम्स का बयान भी आया है सामने, जहां पर कहा गया कि जब तक हमें सुरक्षा अधिनियम के आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक डॉक्टर चलाएंगे सड़कों पर ओपीडी। तो एक अहम जानकारी हम आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर सड़कों पर चलेगी मुफ्त ओपीडी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने मुफ्त ओपीडी सेवाएं देंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने मुफ्त ओपीडी की सेवाएं देंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन एम्स का बयान भी आया सामने। कहा कि जब तक हमें सुरक्षा अधिनियम के आश्वासन नहीं दिए जाएंगे तब तक मुफ्त ओपीडी चलाई जाएगी, तब तक डॉक्टर सड़क पर ओपीडी चलाएंगे। तो राजधानी दिल्ली से अहम खबर, जहां रेजिडेंट डॉक्टर चलाएंगे मुफ्त ओपीडी। अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, एम्स और दिल्ली के अन्य अस्पतालों में मुफ्त ओपीडी का संचालन किया जाएगा। निर्माण भवन में डॉक्टर आज चलाएंगे ओपीडी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने देंगे मुफ्त ओपीडी सेवाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने देंगे मुफ्त ओपीडी की सेवाएं। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन एम्स का बयान आया सामने। कहा कि जब तक हमें सुरक्षा अधिनियम के आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक डॉक्टर चलाएंगे सड़क पर ओपीडी। आज रेजिडेंट डॉक्टर चलाएंगे मुफ्त ओपीडी। आपको बता दें कि कोलकाता में हुई रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और हत्या मामले को लेकर देश भर में लगातार डॉक्टरों में गुस्सा देखा जा रहा है और उसी को देखते हुए हर दिन डॉक्टर हड़ताल पर भी नजर आते हैं। इसी दौरान एक अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राजधानी दिल्ली में मुफ्त ओपीडी का संचालन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने डॉक्टर्स मुफ्त ओपीडी की सेवाएं देंगे। उनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर के वो लगातार हड़ताल करते हुए भी देखे जा रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन एम्स का बयान भी इस दौरान सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो लगातार डॉक्टरों की मांग है कि उनकी जो सुरक्षा है उसके लिए एक प्रॉपर कानून बनाया जाए, एक्ट बनाया जाए, और इसको लेकर वो आए दिन हड़ताल पर भी देखे जा रहे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी दिल्ली की इस खबर पर? कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो घटना घटित हुई है, उस घटना को लेकर देश के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स खासकर अब दिल्ली के एम्स और दिल्ली के दूसरे रेजिडेंट डॉक्टरों ने ये ऐलान किया है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर के तले अब मुफ्त ओपीडी चलाई जाएगी। मुफ्त ओपीडी चलाने का ऐलान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर निर्माण भवन की बिल्डिंग पर होगा और उसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स का सीधे से सीधे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय या केंद्र सरकार से मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा और हेल्थ वर्करों के लिए जब तक सुरक्षा अधिनियम नहीं लाया जाता है, सुरक्षा अधिनियम का आश्वासन उनको नहीं दिया जाता है,
तब तक रेजिडेंट डॉक्टर्स अपने काम पर नहीं लौटेंगे और उस दौरान वो रेजिडेंट डॉक्टर्स मुफ्त ओपीडी का संचालन करेंगे। इस मुफ्त ओपीडी के संचालन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर बाकायदा डॉक्टर्स आज पहुंचेंगे और वहां पर इसका संचालन होगा। अब कह सकते हैं कि लड़ाई भले पश्चिम बंगाल से शुरू हुई, लेकिन अब केंद्र सरकार तक पहुंचती नजर आ रही है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स सीधे केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम हेल्थ वर्करों के लिए लाया जाए और केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम का आश्वासन रेजिडेंट डॉक्टर्स को दिया जाए, तभी वो अपनी हड़ताल वापस लेंगे और अपने काम पर वापस जाएंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और वहीं अखिलेश जी, देखा जाए तो लगातार डॉक्टर केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम की मांग भी कर रहे हैं और वही देखने वाली बात होगी कि आखिर जो केंद्र सरकार है वो डॉक्टरों की मांगों को कब मानती है, कब उन पर ध्यान देती है, उन पर चर्चा करती है। अब बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज कई डॉक्टर्स जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने मुफ्त ओपीडी की सेवाएं देते हुए नजर आएंगे। और फिलहाल के लिए यहां पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं दोबारा से खबरों की ओर, जहां भारत दौरे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। आज 21 अगस्त तक भारत के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री इब्राहिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। मलेशिया और भारत की द्विपक्षीय वार्ता में अहम मुद्दे पर की जाएगी चर्चा। तो वही खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर मलेशिया के प्रधानमंत्री आज अपने भारत दौरे पर हैं। भारत दौरे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम आ रहे हैं। आज पहुंच रहे हैं और 21 अगस्त तक भारत के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री इब्राहिम पीएम मोदी के साथ भी बैठक करते हुए नजर आएंगे और इन दोनों प्रधानमंत्री की बैठक से मलेशिया और भारत की जो द्विपक्षीय वार्ता है उसमें अहम मुद्दे पर चर्चा भी की जाएगी। दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो भी काफी सुधार लाए जाएंगे। दोनों के संबंधों में राजनयिक और व्यापारिक रिश्तों पर भी चर्चाएं की जाएंगी। तो मलेशिया और भारत की द्विपक्षीय वार्ता में अहम मुद्दे पर होगी चर्चा। 21 अगस्त तक भारत के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री इब्राहिम। पीएम मोदी के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। मलेशिया और भारत की द्विपक्षीय वार्ता में अहम मुद्दे पर करेंगे चर्चा। राजनयिक और व्यापारिक रिश्तों पर की जाएगी चर्चा। तो भारत दौरे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। आज 21 अगस्त तक भारत के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री इब्राहिम। पीएम मोदी के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। मलेशिया और भारत की द्विपक्षीय वार्ता में होगी अहम मुद्दे पर चर्चा। 21 अगस्त तक भारत के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री इब्राहिम। पीएम मोदी के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। तो मलेशिया से खबर हम आपको बता दे खबर, जहां मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं। राजनयिक और व्यापारिक रिश्तों पर इस दौरान चर्चा भी की जाएगी। तो भारत दौरे पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। 21 अगस्त तक भारत के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे अनवर इब्राहिम। मलेशिया और भारत की द्विपक्षीय वार्ता में होगी अहम मुद्दों पर चर्चा। 21 अगस्त तक भारत के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री इब्राहिम। पीएम मोदी के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। भारत की द्विपक्षीय वार्ता में अहम मुद्दे पर होगी चर्चा। राजनयिक और व्यापारिक रिश्तों पर भी की जाएगी चर्चा।
और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता रहे थे जहां पर आज मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, मलेशिया के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं, क्या कुछ जानकारी है इस पर? मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत के दौरे पर पहुंच रहे हैं। मलेशियाई प्रधानमंत्री की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस द्विपक्षीय वार्ता की बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हो सकते हैं। यहाँ पर भारत के साथ मलेशियाई प्रधानमंत्री के जो राजनयिक और व्यापारिक समझौते के साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों देश एक दूसरे के सहयोग के लिए भी एक दूसरे के साथ समझौता और समर्थन का भरोसा दिला सकते हैं। इसके साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर भी दोनों देशों के बीच समझौता होने की उम्मीद है। तो ये कहा जा सकता है कि जब मलेशियाई प्रधानमंत्री की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, उस दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर राजनयिक द्विपक्षीय वार्ता के साथ ही साथ व्यापारिक समझौते होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मलेशियाई प्रधानमंत्री इब्राहिम आज भारत दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो बैठक करते हुए भी देखे जाएंगे। तो वहीं राहुल गांधी की आज पुणे कोर्ट में होगी पेशी। सावरकर मानहानि केस में आज होगी सुनवाई। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां राहुल गांधी की कोर्ट में होगी पेशी। सावरकर मानहानि केस में आज होगी सुनवाई। सावरकर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। पुणे पुलिस ने राहुल पर दर्ज किया था मानहानि का केस। तो खबर आपको बता दें जहां पर राहुल गांधी की आज पुणे कोर्ट में होगी पेशी। सावरकर मानहानि केस में आज होगी सुनवाई। सावरकर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। पुणे पुलिस ने राहुल पर दर्ज किया था मानहानि का केस। राहुल गांधी की आज पुणे कोर्ट में होगी पेशी। अहम खबर हम आपको बता दें जहां पर राहुल गांधी की सावरकर मानहानि केस में कोर्ट में पेशी की जाएगी। कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सावरकर को लेकर राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप भी लगा है और इस पर पुणे पुलिस ने राहुल पर दर्ज किया था मानहानि का मुकदमा। अहम खबर, राहुल गांधी की आज पुणे कोर्ट में होगी पेशी। सावरकर मानहानि केस में आज होगी सुनवाई। सावरकर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। पुणे पुलिस ने राहुल पर दर्ज किया था मानहानि का केस। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अखिलेश सिंह। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी की जाएगी, क्या लगता है कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? सावरकर मानहानि केस में आज राहुल गांधी की पुणे कोर्ट में पेशी है। राहुल गांधी आज पुणे कोर्ट में पेश होने के लिए दिल्ली से रवाना होते हैं। राहुल गांधी आज पुणे में पहुंचेंगे और जब पुणे कोर्ट में अपने वकील के साथ पेश मौजूद रहेंगे, उस समय राहुल गांधी पर वो सवाल किया जाएगा कि मानहानि को लेकर जो उन्होंने विवादित टिप्पणी की है उसको लेकर पुणे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि के तौर पर एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ कराई गई थी और उसमें ये कहा गया था कि राहुल गांधी ने अपमानजनक टिप्पणी वीर सावरकर पर की है, इसलिए इन पर कार्रवाई की जाए। यही मामला पुणे की कोर्ट में चल रहा है। आज राहुल गांधी की पुणे कोर्ट में पेशी होगी तो उस समय राहुल गांधी से कोर्ट पूछ सकता है क्या वो वीर सावरकर पर उन्होंने जो टिप्पणी की है उसको लेकर वो माफी मांगना चाहते हैं या अपनी गलती स्वीकार करते हैं। अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते हैं तो कोर्ट में इस केस को समाप्त किया जा सकता है और नहीं तो ये राहुल गांधी अपने बयान पर डटे रहते हैं और अड़े रहते हैं तो ये कोर्ट की पेशी के बाद क्या होता है ये देखना होगा। आगे ये केस चलता रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि आज राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी होनी है। वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का उन पर आरोप था, जिसको लेकर के पुणे पुलिस ने उन पर मुकदमा भी दर्ज किया था। देखने वाली बात होगी कि इस पेशी के बाद क्या राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि जानकारी ये भी सामने आई है कि अगर कोर्ट की ओर से उनसे पूछा गया कि वो अपने बयान पर माफी मांगना चाहते हैं और वो माफी मांग लेते हैं तो उनकी मुश्किलें कम हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो अपने बयान पर डटे रहते हैं तो देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इस पर फिर क्या फैसला सुना सकता है। तो अहम जानकारी, जहां पर राहुल गांधी की आज पुणे कोर्ट में पेशी होनी है। सावरकर मानहानि केस में आज उन पर सुनवाई की जाएगी। राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है, जिसको लेकर के उनकी आज कोर्ट में पेशी की जाएगी। तो वहीं खबर आपको बता दें, जहां पर चंपई सोरेन पर जीतन राम मांझी का ट्वीट। चंपई दा का एनडीए में स्वागत है। जीतन राम मांझी ने किया ट्वीट, लिखा कि चंपई दा का एनडीए में स्वागत है। लिखा कि चंपई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, जोहार टाइगर। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने चंपई सोरेन के नाम एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, चंपई दा आपका एनडीए में स्वागत है। चंपई दा आप टाइगर थे, टाइगर है और टाइगर रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, जोहार टाइगर। आपको बता दें कि लगातार चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की जो अटकलें हैं वो तेज होती नजर आ रही हैं। इसको लेकर के जीतन राम मांझी का भी एक जो ट्वीट है वो सामने आया है। टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं, जहां पर जीतन राम मांझी का ट्वीट किया गया और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने लिखा कि चंपई दा का एनडीए में स्वागत है। साथ ही लिखा कि चंपई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। लगातार चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज होती नजर आ रही हैं और इसको लेकर के जीतन राम मांझी की ओर से भी एक ट्वीट सामने आया है। टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, चंपई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, जोहार टाइगर। तो चंपई सोरेन पर जीतन राम मांझी का ट्वीट आया है सामने। चंपई दा का एनडीए में स्वागत है। जीतन राम मांझी ने कुछ इस प्रकार से अपने ट्वीट में लिखा कि चंपई दा आप टाइगर थे, टाइगर है और टाइगर रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, जोहार टाइगर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो लगातार चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज होती नजर आ रही हैं और जिसके बाद जीतन राम मांझी का भी ट्वीट सामने आया है। क्या लगता है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? चंपई सोरेन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। लगातार ये उम्मीद जताई जा रही है कि चंपई सोरेन जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसी अटकलों के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर एक ट्वीट किया है और कहा है कि चंपई दा आपका एनडीए में स्वागत है और इसके साथ ही उनको टाइगर बताते हुए उनका स्वागत किया कि आपका वेलकम एनडीए में हम करते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंपई सोरेन की भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की पटकथा लगभग लिखी जा चुकी है और वो कब शामिल होते हैं बस इसका इंतजार सभी को है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं तो उन ट्वीट के बाद और एक के बाद एक नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उससे यही लगता है कि चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। दरवाजा कब खुलता है और कब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम कर भगवा धारण कर लेते हैं, क्योंकि इससे एक और अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी पर तंज इसलिए कसा गया है कि मुख्यमंत्रियों की विलंबित फेरिस्त बताई गई है।
बिल्कुल। और वहीं झारखंड मुक्ति अखिलेश जी, मोर्चा साथ ही ये भी देखा जाए तो जिस तरीके से झारखंड में विधानसभा चुनाव भी करीब आ रहे हैं और जैसा कि देखा गया तो इंडिया गठबंधन जो है वो हेमंत सोरेन के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कह रहा था, और उसके बाद जिस तरीके से चंपाई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज होती नजर आ रही हैं, अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो क्या झारखंड के चुनाव में कुछ उलटफेर देखने को मिलेगा? झारखंड का विधानसभा चुनाव आगामी कुछ ही महीनों में होना है जी। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किस तरह से ये एक हाईलाइट चुनाव हो और जहां पर वो मानसिक तौर पर विपक्षी पार्टियों पर अपना दबाव बनाए। चंपाई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी शामिल करके झारखंड के विधानसभा चुनाव में यही दिखाना चाहती अब चंपाई सोरेन कितना वोट बैंक लेकर और कितने विधायकों नेताओं को लेकर भारतीय जनता में शामिल होते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी का एक मानसिक दबाव विपक्षी नेताओं पर पड़ेगा। खासकर कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर संयुक्त रूप से झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आजकल उनकी झारखंड में सरकार भी संयुक्त रूप से चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो चंपाई सोरेन को लाएं और विधानसभा चुनाव के दौरान इस माहौल को कैश करके ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कराएं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने वैसा ही किया था कि हेमंत सोरेन परिवार से ही उनकी भाभी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराकर और लोकसभा चुनाव भी लड़ाया और एक माहौल बनाने की झारखंड में कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में नहीं मिली थी। लेकिन उनकी भाभी सीता सोरेन चुनाव जीतने में जरूर कामयाब रही थी। तो एक बार फिर यही देखना होगा कि चंपाई सोरेन अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना नुकसान होता है, भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में कितना लाभ होता है, और अगर लाभ होता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, क्या चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, जिसको लेकर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर जा रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हटाया। तो सवाल वही है कि क्या जिस कुर्सी के लिए वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी में हैं, जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार बनती है तो क्या चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री का पद मिलेगा? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं, फिलहाल इन पर विराम तो देखा जाए चंपाई सोरेन ही लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो रही हैं, इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी एक ट्वीट सामने आया है जिसपे उन्होंने लिखा कि चंपाई दा का एनडीए परिवार में स्वागत है। चंपाई दा आप टाइगर थे, टाइगर है और टाइगर रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, जोहार टाइगर। तो कुछ इस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट के माध्यम से जीतन राम मांझी ने चंपाई सोरेन का एनडीए में स्वागत किया है। फिलहाल अभी वो एनडीए में शामिल होते हैं या नहीं, इस खबर पर अभी मुहर नहीं लगी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। अटकलों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तंज कसा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के पूर्व सीएम पर ट्वीट भी किया था, जहां पर उन्होंने लिखा कि मुक्ति मोर्चा की ओर से लिखा गया कि बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री की है लंबी लिस्ट। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के पूर्व सीएम पर किया ट्वीट, लिखा कि बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री की है लंबी लिस्ट। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हुई तेज। अटकलों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कसा तंज। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के पूर्व सीएम पर किया ट्वीट। बीजेपी में है पूर्व मुख्यमंत्री की लंबी लिस्ट, कुछ इस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ट्वीट किया गया। टीवी स्क्रीन पर हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं। बता दें कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तंज कसा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के पूर्व सीएम पर किया ट्वीट। बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री की है लंबी लिस्ट, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कुछ इस प्रकार से लिखा गया।
लगातार चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज होती नजर आ रही हैं और इसी को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर तंज कसा है और लिखा कि बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों की है लंबी लिस्ट। और वहीं खबर भिंड से, जहां रक्षाबंधन पर बहनों के लिए अनूठा उपहार। जिले की समस्त बहनों के लिए अनूठा उपहार। विष्णु प्रताप सिंह विष्णु राजावत का उपहार। रक्षाबंधन पर बहनों के लिए अनूठा उपहार। खबर हम आपको भिंड से बता रहे हैं। जिले की समस्त बहनों के लिए अनूठा उपहार। विष्णु प्रताप सिंह विष्णु राजावत का उपहार। रक्षाबंधन पर बहनें करेंगी निःशुल्क यात्रा। विष्णु प्रताप सिंह विष्णु राजावत का उपहार। रक्षाबंधन पर बहनें करेंगी निःशुल्क यात्रा। राम श्याम ट्रेवल्स की बसों से करेंगी निःशुल्क यात्रा। जिले की बहनों से युवा भाई की अपील बनी चर्चा का विषय। खबर भिंड से, जहां रक्षाबंधन पर बहनों के लिए अनूठा उपहार। जिले की समस्त बहनों के लिए अनूठा उपहार। विष्णु प्रताप सिंह विष्णु राजावत का उपहार। रक्षाबंधन पर बहनें करेंगी निःशुल्क यात्रा। विष्णु प्रताप सिंह विष्णु राजावत का उपहार। रक्षाबंधन पर बहनें करेंगी निःशुल्क यात्रा। राम श्याम ट्रेवल्स की बसों से निःशुल्क यात्रा करेंगी। तो वहीं खबर बुलंदशहर से, जहां पर हादसे में घायलों से मिलने पहुंचे प्रभारी मंत्री। जिला अस्पताल पहुंचे प्रभारी मंत्री अरुण सक्सेना। भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 11। हादसे में घायलों से मिलने पहुंचे प्रभारी मंत्री। जिला अस्पताल पहुंचे प्रभारी मंत्री अरुण सक्सेना। भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 11। वहीं 26 घायलों का चल रहा इलाज। 26 घायलों का चल रहा इलाज। प्रभारी मंत्री ने सीएमओ को दिए निर्देश। मेरठ बदायूं हाईवे पर हुआ था हादसा। सलेमपुर थाना क्षेत्र में हुआ था दर्दनाक हादसा। बुलंदशहर से खबर, हादसे में घायलों से मिलने पहुंचे प्रभारी मंत्री। जिला अस्पताल पहुंचे प्रभारी मंत्री अरुण सक्सेना। भीषण हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 11। 26 घायलों का चल रहा इलाज। 26 घायलों का चल रहा इलाज। प्रभारी मंत्री ने सीएमओ को दिए निर्देश। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे आज की जो दुर्घटना हुई उसमें बहुत अफसोस जाहिर किया है और उन्होंने इन लोगों के इलाज में हर मुमकिन मदद के लिए कहा है और उन्होंने कहा है इनके साथ जो भी मदद इनकी हो सके उनकी की जाए और जितने भी मृतक हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है
जितने घायल हुए हैं उनके लिए 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इलाज के लिए हर मुमकिन मदद और देखभाल यहाँ पर की जा रही है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां पर फूड पॉइजनिंग से 200 जवान हुए बीमार। तो बड़ी खबर बिहार से, फूड पॉइजनिंग से 200 जवान हुए बीमार। बारह बटालियन के करीब 200 जवान हुए बीमार। जवानों को बीरपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। फूड पॉइजनिंग बताई जा रही बीमारी की वजह। बीएमपी 12 बटालियन के 200 जवान हुए बीमार। जवानों को बीरपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। फूड पॉइजनिंग बताई जा रही बीमारी की वजह। बिहार के सुपौला का पूरा मामला, जहां पर फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए 200 जवान। फूड पॉइजनिंग से करीब 200 जवान हुए बीमार। बीएमपी 12 बटालियन के 200 जवान हुए बीमार। जवानों को बीरपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। फूड पॉइजनिंग बताई जा रही बीमारी की वजह। बीएमपी 12 बटालियन के 200 जवान हुए बीमार। जवानों को बीरपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। फूड पॉइजनिंग बताई जा रही बीमारी की वजह। बिहार के सुपौला का पूरा मामला। खबर बिहार से, जहां फूड पॉइजनिंग से 200 जवान हुए बीमार। बीएमपी 12 बटालियन के 200 जवान हुए बीमार। जवानों को बीरपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। फूड पॉइजनिंग बताई जा रही बीमारी की वजह। बीएमपी 12 बटालियन के 200 जवान हुए बीमार। जवानों को बीरपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। फूड पॉइजनिंग बताई जा रही बीमारी की वजह। बिहार से बड़ी खबर, फूड पॉइजनिंग से 200 जवान हुए बीमार। बीएमपी 12 बटालियन के 200 जवान हुए बीमार। जवानों को बीरपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। फूड पॉइजनिंग बताई जा रही बीमारी की वजह। बीएमपी 12 बटालियन के 200 जवान हुए बीमार। फूड पॉइजनिंग बताई जा रही बीमारी की वजह। जवानों को बीरपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। और वही खबर बुलंदशहर से, जहां पर सड़क हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के दिए गए आदेश। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की मदद की घोषणा। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की मदद की घोषणा। सीएम योगी ने घायलों को 50-50 हजार की दी मदद।
एडीएम प्रशासन को जांच के लिए मजिस्ट्रेट नामित किया। तो बुलंदशहर से खबर, सड़क हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के दिए गए आदेश। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख की मदद की घोषणा। सीएम योगी ने घायलों को 50-50 हजार की मदद दी। एडीएम प्रशासन को जांच के लिए मजिस्ट्रेट किया नामित। तो सड़क हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के दिए गए आदेश। सीएम योगी ने घायलों को 50-50 हजार की दी मदद। खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां सावन का आखिरी सोमवार आज रामनगरी में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह से चल रहा दर्शन पूजन का दौर। नागेश्वर नाथ पर शिव भक्त कर रहे जलाभिषेक। भगवान राम के पुत्र कुश ने स्थापित किया था मंदिर। रामनगरी में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह से चल रहा है दर्शन पूजन का दौर। नागेश्वर नाथ पर शिव भक्त कर रहे जलाभिषेक। नागेश्वर नाथ पर शिव भक्त कर रहे जलाभिषेक। भगवान राम के पुत्र कुश ने स्थापित किया था मंदिर। वहीं सुबह 3 बजे से चल रहा दर्शन का दौर। और यहां रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर अमरोहा से, जहां पर मनचले युवक की जमकर हुई पिटाई। लड़की ने परिवार के लोगों से युवक को पिटवाया। लड़की ने परिवार के लोगों से युवक को पिटवाया। युवक और लड़की का कई दिनों से कर रहा था पीछा। युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। युवक लड़की का कई दिनों से कर रहा था पीछा। युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर अमरोहा से, जहां पर मनचले युवक की जमकर हुई पिटाई। लड़की ने परिवार के लोगों से लड़की ने परिवार के लोगों से युवक को पिटवाया। युवक लड़की का कई दिनों से पीछा कर रहा था। युवक की पिटाई का वीडियो भी हुआ वायरल। युवक लड़की का कई दिनों से कर रहा था पीछा। युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला। खबर अमरोहा से, मनचले युवक की जमकर हुई पिटाई। लड़की ने परिवार के लोगों से युवक को पिटवाया। युवक लड़की का कई दिनों से कर रहा था पीछा। खबर गाजीपुर से, जहां पर गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। शादियाबाद थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर में हुई मुठभेड़। शादियाबाद थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर में गौ तस्करों से पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश हुआ घायल। घायल बदमाश समेत 4 गौ तस्कर हुए गिरफ्तार। शादियाबाद थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर में हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश हुआ घायल।
घायल बदमाश समेत 4 गौ तस्कर किए गए गिरफ्तार। बदमाशों से एक तमंचा, कारतूस और गौमांस हुआ बरामद। गाजीपुर से खबर, गौ तस्करों से पुलिस की हुई मुठभेड़। शादियाबाद थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर में हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश हुआ घायल। घायल बदमाश समेत 4 गौ तस्कर किए गए गिरफ्तार। शादियाबाद थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर में हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश हुआ घायल, साथ ही 4 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजीपुर से खबर, गौ तस्करों से पुलिस की हुई मुठभेड़। मुखबिर खास की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक शादियाबाद श्री श्याम जी यादव के द्वारा 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। कड़ाई से पूछताछ के दौरान उनकी निशानदेही पर ग्राम मोहब्बतपुर के पास पुराने खड़र बने और झाड़ियों में गोमांस का बोरे में और स्कूटी में छिपे होने की बात बताई, जिसकी बरामदगी के दौरान अभियुक्त छन्नू कुरैशी सनाब दायल कुरैशी द्वारा अचानक पुलिस पार्टी को धक्का देकर के भागा और भागकर खड़र में छुपे असले से लेकर और उससे फायर किया गया। पुलिस द्वारा संतुलित रूप से जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश पर फायर किया गया, जिससे छन्नू कुरैशी सनाब दायल कुरैशी के बाएं पैर में गोली लगी और उसे उपचार हेतु मनिहारी CHC भेजा गया। और वहीं राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में पावर हाउस बनाएगा यूपी एग्रीज। पूर्वी यूपी बुंदेलखंड की कृषि उत्पादकता में बढ़ाएगी हिस्सेदारी। कृषि उत्पादकता बढ़ाने एग्री क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। पूर्वी यूपी बुंदेलखंड की कृषि उत्पादकता में बढ़ाएगी हिस्सेदारी। कृषि उत्पादकता बढ़ाने एग्रो क्लस्टर की स्थापना भी की जाएगी। डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को मजबूत करने की योजना। कृषि उत्पादकता बढ़ाने एग्रो क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को मजबूत करने की योजना। अति संवेदनशील 50 जिलों में 24 जिलों को किया शामिल। परियोजना के लिए विश्व बैंक देगा 2,737 करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर सेक्टर में पावर हाउस बनाएगा यूपी एग्रीज। पूर्वी यूपी बुंदेलखंड की कृषि उत्पादकता में बढ़ाएगी हिस्सेदारी। कृषि उत्पादकता बढ़ाने एग्रो क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को भी मजबूत करने की योजना की जाएगी। कृषि उत्पादकता बढ़ाने एग्रो क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। और देश के बाद में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।